Once we have done the designing of lead compensator and lag compensator, अब हम combination of the two we are going to design, that is lag lead you can say or lead lag. Now this is very very simple. Simple इसलिए क्योंकि अगर आपको पहले वाले दोनों समझ आ गए हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ उन दोनों सीरीज ऑफ स्टेप्स को मिला देना है. ठीक है. बेसिकली जब हम डिजाइनिंग करते हैं, अब ये जो क्वेश्चंस बनेंगे लैग लीड के, इसमें आपको ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों की डिजायर्ड परफॉर्म स्पेसिफिकेशंस क्वेश्चन में दी होंगी. ओके. एंड दिस इज मेंट फॉर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पर हमें स्टेडी स्टेट पार्ट को भी इंप्रूव करना है और ट्रांजिएंट पार्ट को भी इंप्रूव करना है. यानी कि आपको राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ओवरशूट वो भी मॉडिफाई करना है, बट एट द सेम टाइम जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है हमारा, हम उसको भी मॉडिफाई करना चाहते हैं. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम विल डायरेक्टली डील विद दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो वही हैं जो हम लीड में और लैग में अलग अलग पढ़ चुके हैं. हमें सिर्फ क्या करना होता है, पहले हम लीड कॉम्पनसेटर डिजाइन करते हैं. ठीक है. लीड कॉम्पनसेटर जब आप डिजाइन कर लेते हो तो आपको ज्योमेट्रिकली एक पोल जीरो का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिससे कि एक मेजर हमने पढ़ा था कि फाई का कंट्रीब्यूशन होता है, एंगल का कंट्रीब्यूशन होता है. हम उस एंगल के कंट्रीब्यूशन को पहले डिजाइन कर लेते हैं. ठीक है. वहां से हमें एक रेशियो फैक्टर मिल जाता है बीटा, और उसी रेशियो फैक्टर को हम लैग कॉम्पनसेटर में यूज करके फिर हम सीधा, जैसे हमने पढ़ा था कि एक 10 डिग्री लेस देन 10 डिग्री एंगल का एक लाइन ड्रॉ करते हैं जीटा लाइन से, और वो जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाकर वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. और सेम बीटा की बीटा का जो रेशियो है उसकी हेल्प से वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द पोल फॉर द लैग कॉम्पनसेटर. तो हम now I have purposely picked up the same example. ये हम पहले भी कर चुके हैं in one of the cases, k upon s into s plus 1 into s plus 4. अब ये same example के लिए हमें desired specifications जो दी गई हैं वो है damping ratio 0.5 चाहिए हमें, frequency जो ओमेगा n है वो 2 चाहिए हमें, और जो velocity error constant यानी kv जो है that should be more than or equal to 5. ये हमारी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस है. ठीक है. अब हमारा जो कॉम्पनसेटर बनेगा, पहले हम एक पोल और एक जीरो का सेट जो है वो कैस्केड करते थे सिस्टम में. अब हमें दो सेट ऐड करने हैं, दो पोल्स ऐड करने हैं और दो जीरोस ऐड करने हैं, और वो इस तरह से ऐड करने हैं कि एक सेट जो है वो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अफेक्ट करे और दूसरा सेट जो है वो सिर्फ गेन को अफेक्ट करे, ताकि हमारा जो एरर कांस्टेंट है वो बैलेंस हो सके. ठीक है. तो हमारा जो कॉम्पनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन होगा अब वो मॉडिफाई होकर कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम इसे GC1 और GC2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें GC2 लीड कॉम्पनसेटर को डिनोट कर रहा है और GC1 जो है वो लैग कॉम्पनसेटर को डिनोट कर रहा है. ठीक है. यू कैन राइट इट द अदर वे अराउंड आल्सो, बट आई एम पर्पसली कीपिंग द सेम नॉमेनक्लेचर एज द बुक सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. लेकिन हम जब डिजाइनिंग करेंगे तो हम पहले लीड को डिजाइन करेंगे. तो जितना ZC2 और PC2 जो आप इसमें देख रहे हो ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब ये अगर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप देख रहे हो उसके नीचे बीटा जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल फॉर बोथ, जस्ट दैट इट इज रेसिप्रोकल, यानी Z1 अपॉन P1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Z2. तो ये बीटा जब हम Z2 और P2 ये हम जब कैलकुलेट कर लेंगे लीड कॉम्पनसेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बीटा हमें मिलेगा वही सेम बीटा हम लैग कॉम्पनसेटर के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे. ठीक है. सो उससे हमारे जो डिजाइनिंग है उसके स्टेप्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं. वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रेशियो वैल्यू, हमें दोबारा रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो अब हम वन बाय वन व्हाट वी विल डू, वी विल क्विकली गो ऑन विद द स्टेप्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हम उसको एक एक करके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो पहले हमें क्या करना है, हमें लीड कॉम्पनसेटर डिजाइन करना है. अब लीड कॉम्पनसेटर जब डिजाइन करना था, नाउ यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज विद यू. हमें एक पोल और एक जीरो ऐड करना है. अगर आपको याद हो हमने पोल और जीरो का फॉर्मूला पढ़ रखा है. ओमेगा एन हमें मालूम है. ठीक है. हमें गामा चाहिए, थीटा चाहिए और फाई चाहिए. तो हम पोल और जीरो की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर फाई जो था
वो था जो हमें एंगल कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सो दैट माय सिस्टम सेटिस्फाइज द एंगल कंडीशन। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो एग्जिस्टिंग है पहले मैं उसका फेज निकालूंगी, उसका एंगल निकालूंगी, किस पर, जो मेरा डिजायर्ड रूट है एस डी। तो जीटा और ओमेगा एन जो डिजायर्ड वैल्यूज मुझे मिली हुई हैं, उनकी हेल्प से मैं पहले एस डी निकाल लेती हूँ, यानी कि पोल की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मुझे पोल की वैल्यू मिल जाती है -1 प्लस माइनस जे 1.73, ठीक है। तो वो आपको ग्राफ में दिख रहा है कि हमने एक पोल का जो लोकेशन है वो हमने लोकेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये निकालना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो क्या एंगल बना रहा होगा। अब देखो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी न्यूमरेटर में कुछ पोल नहीं बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, देयर इज नो एंगल इन द न्यूमरेटर। सो हमारा जो फॉर्मूला था दैट वाज सबमिशन ऑफ द एंगल ऑफ जीरोस माइनस द सबमिशन ऑफ एंगल मेड बाय द पोल्स। नाउ in the numerator there are no zeros, so that is the angle again is equal to 0। इसका मतलब जो मेरा एंगल आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सिर्फ पोल्स है मेरे पास और फॉर्मूला कहता है माइनस द एंगल मेड बाय द पोल्स, ठीक है। तो मेरा जो नेट एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा इस केस में। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -4। ये जो तीन पोल है मेरे, अगर मैं इस पोल को, ये जो आप फिगर देख रहे हो, इन तीन पोल्स को इस एक्सिस पे लोकेट करती हूँ और उन तीनों पॉइंट से मैं एस डी पर लाइंस ड्रॉ करूंगी, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली द आइडिया। तो अगर मान लो s इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ओरिजिन वाली लाइन है। अगर मैं इस ओरिजिन वाली लाइन को एस डी से कनेक्ट करती हूँ तो ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, that is the contribution of this particular pole, ठीक है। तो वो अगर आप तीनों कैलकुलेट करोगे तो आपको 120, 90 और 30 मिलेगा, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दैट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो 1 आपको क्लियरली दिख रहा है, -1 है, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला कंट्रीब्यूशन जो होगा ये 90 डिग्रीज होगा। ये जो 0 से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इसको, तो ये जो कंट्रीब्यूशन बन रहा है ये 120 डिग्रीज बन रहा है। और -4 यहाँ कहीं फार अपार्ट होगा, जब यहां से उसको एस डी पे कनेक्ट करोगे तो वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट एंड वेरीफाई दिस। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मेरा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोल्स ऑफ द अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम बन जाता है -240 डिग्रीज, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से -180 में से मुझे इसको माइनस करना है, सो दैट आई कम टू नो दैट हाउ मच एंगल फाई हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड। वो मुझे यहां पर मिल जाता है 60 डिग्रीज, ठीक है। देन अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा क्या था, थीटा था अगर मैं एक जीटा लाइन ड्रॉ करती हूँ ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट एस डी, तो ये कितना एंगल थीटा ये बन रहा है, दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। अब ये सिंपल है, इधर का मुझे पता है 120 है, तो मैं अगर इसको 180 में से माइनस कर देती हूँ आई गेट थीटा। या आप इसको जैसे मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके निकाला हुआ है, आप इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो थीटा आई गेट 60 डिग्रीज। तो अब मुझे फाई की वैल्यू पता चल गई, दैट मींस द पोल जीरो कॉम्बिनेशन that I have to design in the lead section should contribute 60 degrees, that is phi is equal to 60 degrees। theta मुझे पता चल गया, that is the line, the zeta line which is joining the origin to the pole to the closed loop pole SD is making an angle theta with the negative real axis। negative real axis का मतलब जो negative side से angle बन रहा है वो theta है। अगर मैं x axis बोलती हूँ तो वो कितना था, वो 120 था, क्योंकि वो हमने दूसरी साइड से मेजर किया था। नेगेटिव रियल एक्सिस पे कितना एंगल बन रहा है, दैट इज 60 डिग्रीज। ये हम ट्राइंगल का फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वंस आई नो द वैल्यू ऑफ थीटा, आई नो द वैल्यू ऑफ फाई, आई कैन सब्स्टिट्यूट इट डायरेक्टली इन द वैल्यू ऑफ गामा। आई गेट 1/2 पाई माइनस 60 which is going to give me 30 degrees। so गामा की वैल्यू मुझे मिल जाती है 30 degrees। now in the formula for the poles and zeros of the lead compensator, मुझे गामा पता है, थीटा पता है, okay, phi मालूम है, so I can calculate the values, omega n is given to me, the जो desired omega n है वो मुझे पता है, so I simply have to substitute the values in this and I can get the value of the poles, okay।
अब ये 1 और 4 का मतलब वी आर गोइंग टू कन्वेंशनली कंसिडर इट इन माइनस. ओके, सो ये हम जब उस पे आपके एक्सेस पे अगर डिनोट करेंगे तो ये माइनस जेड इज इक्वल टू -1 लिखते हैं इसको. दैट मीन्स 0 ऑन द नेगेटिव साइड. तो हमारा जो 0 ऐड होगा वो -1 पे होगा और जो पोल ऐड होगा वो -4 पे होगा. ठीक है, एज पर कोऑर्डिनेट्स ऑन द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, राइट. अब पोल और जीरो जब हमें मिल गया, हमने फर्स्ट वाली जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि बीटा फॉर द लीड सेक्शन इज P2 अपॉन Z2. ठीक है, ये हमारे P2 और Z2 कैलकुलेट हो गए हैं. उससे जब हमने बीटा कैलकुलेट किया तो हमें बीटा मिल गया 4. ठीक है, तो अब बेसिकली आफ्टर द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गेटिंग, हमें जो जीरो मिला वो था S+1 और जो हमें पोल मिला वो था S+4. तो हमने S+1 ऊपर ऐड कर दिया. जब नीचे हमने S+4 ऐड करा तो ये S+4 स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज S+4 ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, सो नाउ सम गेन Kc आफ्टर द कॉम्पनसेशन multiplied by S+1 divided by S into S+1 into S+4 whole square. Now what I have to cross check is कि ये Kc की वैल्यू कितनी होगी. I need to find this out. तो मैं मैग्नीट्यूड की कंडीशन लगाती हूँ दैट द ट्रांसफर फंक्शन का जो मॉड होगा एट पॉइंट एस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ के सी. ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इन द अर्लियर एग्जांपल आई हैड शोन यू हाउ यू कैन सॉल्व दिस. जब आप इसमें s की वैल्यू डालोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन जाता है एंड देन यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस गेन फॉर द लीड कॉम्पनसेटर as 23.8. ठीक है, तो मेरा आफ्टर द लीड कॉम्पनसेशन स्टेप इज डन, द ट्रांसफर फंक्शन दैट आई गेट इज 23.8 डिवाइडेड बाय s into S+4 होल स्क्वायर. S+1 इसमें से कैंसिल आउट हो गया है. ठीक है, अब मैं ये क्रॉस चेक करती हूँ कि क्या मुझे इसके आगे जाने की जरूरत है. Okay, so of course when I am using omega n and zeta for designing the poles and zeros, I know कि lead compensation के बाद मेरे transient response satisfy हो रहा है because that is the condition that I have used for designing these poles and zeros. But what about the error constant? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस particular transfer function का error constant निकाल के पहले check करती हूँ कि मेरा error constant कितना आ रहा है. ठीक है, जहां जहां मैंने C2 यूज किया है दैट इंडिकेट्स द वैल्यूज फॉर द लीड कॉम्पनसेटर पार्ट. ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.48. ठीक है, 1.48 अगर वैल्यू आती है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू द ट्रांसफर फंक्शन. s इनटू करेंगे तो s डिनोमिनेटर का s कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी का बचा उसमें मैंने s इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो आई गेट 23.8 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, दैट इज ओके. सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये बन जाएगा 1.48. नाउ डिजायर्ड कांस्टेंट था 5 but I am getting 1.48. That means my steady state condition is not satisfied as yet. So I have to move on to the lag compensator design. तो अब जब मैं lag compensator डिजाइन करूंगी तब मुझे क्या करना है, desired value of kV जो आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए. बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 है. अब क्योंकि लैग लीड कॉम्पनसेटर का ये कंडीशन जो होता है P2 अपॉन Z2 से हमने बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. लैग कॉम्पनसेटर वाले पार्ट के लिए Z1 अपॉन P1 विल आल्सो बी इक्वल टू द सेम बीटा. तो ये जो 4 मेरे पास मिला था बीटा इज इक्वल टू 4, मैं इसको प्रिजर्व कर लेती हूँ. अब इसी को मैं यूज करूंगी. ठीक है, और उसके बाद हमने जो स्टेप्स लैग कॉम्पनसेटर में पढ़े थे, हम Z कैसे निकालते थे, जो हमारी जीटा लाइन थी दैट इज कनेक्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट एस डी पॉइंट से मैं इस लाइन से 10 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसको इंटरसेक्ट करती हूँ एक्स एक्सिस पर. और आई हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट कोऑर्डिनेट इज दिस इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, और वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा लोकेशन होगा 0 का. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे एंगल्स, ये थीटा हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था. इफ यू रिमेंबर द ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, उससे आपको ये एंगल मिल जाएगा, दिस इज 70 डिग्रीज. और उससे फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर अप्लाई करोगे तो अगर आप देखो ये जो बेस मिल रहा है हमें ट्राइंगल का दैट इज 0.62. तो अगर इतना पोर्शन 0.62 है दैट मींस फ्रॉम 0 इफ यू काउंट दिस कोऑर्डिनेट विल बी
माइनस 0.37, क्योंकि 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माइनस 0.37। ठीक है, तो मुझे जो 0 ऐड करना है फॉर द लैग पार्ट, उसका मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज माइनस 0.37। सो माय जीरो लाइज एट द पॉइंट माइनस 0.37। बीटा का रेशियो मुझे पता है और मुझे ये मालूम है that Z1 upon P1 should be equal to beta, and beta I know is 4, right? So from there I can actually calculate the value of my pole, that is this Z divided by the value of beta. It is going to give me the coordinate 0.09 minus 0.09. That means इस लैग कॉम्पनसेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोल में ऐड करूंगी वो यहां कहीं पे होगा, at coordinate 0.09, right? So अगर finally now I put those zeros, 0 and pole that I have calculated, तो अब मेरा original uncompensated system multiplied by the lead multiplied by the lag, now what it becomes, some new gain constant multiplied by s plus 3, जो हमारा ये वाला 0 आया था, अपॉन s into s plus 4 square, ये हमारा लीड पार्ट से आया था s plus 4 square, उसके आगे मैंने कैस्केड एक और पोल कर दिया, दैट इज s plus 0.09। ठीक है, देन आई हैव टू कैलकुलेट, अभी k मेरा कैलकुलेट करना रह गया है, सो व्हाट आई डू, I again do the same जो हमने पीछे किया था मॉड अप्लाई करने के लिए। नाउ इस केस में क्या है कि हमारे पास जीरो भी अवेलेबल है, सो वी विल डिवाइड विद द मॉड ऑफ जीरोस। ठीक है, सो मॉड ऑफ ऑल द पोल्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ऑल द जीरोस। मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं ये सारे, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको मॉड निकालना है और फिर इसको डिवाइड करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 24.89। ठीक है, सो आई सब्स्टिट्यूट दैट, और फाइनली आफ्टर कंप्लीट कॉम्पनसेशन ऑफ lag and lead, I get the transfer function as 24.89 into s plus 0.3 divided by s into s plus 4 whole square into s plus 0.09। अब ये मेरा कंप्लीट सिस्टम बन गया है आफ्टर कॉम्पनसेशन। So I want to cross check now whether my steady state error condition is satisfied or not. तो अब इस कंप्लीट सिस्टम पे अगर मैं ये कंडीशन लगाकर, लिमिट लगाकर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कैलकुलेट करती हूँ, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s into gf into gc2 into gc1, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी I get 5.1। ओके, सो डिजायर्ड कितना मिनिमम था 5, हमें कंडीशन दी हुई थी that the error constant should be greater than equal to 5, so I am getting 5.1। that means now at this point after complete compensation, both my transient as well as the steady state requirements, they are satisfied। okay, so this, like in this manner, ये भी एक तरीके से कंट्रोलर का ही काम करता है, this is also type of controller only। जैसे हमारा PI PID PD कंट्रोलर्स काम करते हैं, उसी तरह से हमारे लैग कॉम्पनसेटर, लीड कॉम्पनसेटर और लैग लीड कॉम्पनसेटर्स बिहेव करते हैं। So we are using compensators now to actually make my system reach the desired specifications in transient part, in steady state part, and in the combination of steady state as well as transient।